इरफान से भी हुई? हाँ। कैसे शख्स लगे थे आपको? और कमाल आदमी था वो, थोड़ा खिलंदड़ा, कमाल, शरारती था थोड़ा। वो अच्छा वाला शरारती, किसी का नुकसान वाला शरारती नहीं। मुझे याद है उससे एक बार 20 रुपए उधार लिए थे हम लोगों ने। इरफान से? हाँ, उसके साथ फिल्म नहीं बना पाया। मैं बहुत परेशान रहा 1.5-2 साल कि एक आदमी अकेला 1,00,000-1,50,000 बच्चों को साल भर के ऊपर में मार डालता है। पूरी दुनिया का समाज उस बारे में कुछ नहीं कर पाता। मैंने अखबार समाचार से नाता तोड़ लिया है। पत्रकारिता से मेरा विश्वास उठ चुका है। फिल्म के पत्रकार तो शायद अब हैं ही नहीं। मतलब पुराना याद आता है सब चीजें, अपनी स्टोरी देखते हैं आप तो आपको कोई लगता है यार नहीं क्या है। शानदार चीजें बनाई हैं। कुछ एक मतलब रिग्रेट है तो सिर्फ एक ही है कि बीच में दो बार ऐसा हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि। आप कंगना से क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? मैंने कब बोला? आप कह रहे हैं कि मैं कंगना के साथ काम नहीं कर सकता। किसने बोला? कभी नहीं बोला। एक दिन अचानक मुझे किसी ने भेजा रावण इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, तो मैंने जाके देखा तो लोग अच्छी बातें कर रहे थे रावण के बारे में। तो मुझे लगा ये 8 साल बाद रावण के बारे में अच्छी बातें क्यों हो रही है। भगवान में यकीन करते हैं आप? और ये आ गई हमारी चाय लीजिए आप। अभी न पर्दा गिराओ ठहरो कि दास्तां आगे और भी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं वो अपने आप में एक स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। इनके साथ जितनी बात पिक्चरों पर या बॉलीवुड पर की जा सकती है उससे कहीं ज्यादा बदकही बनारस के खाने, उसके कल्चर पर की जा सकती है। इनकी बनाई फिल्में मुल्क का वो अक्स दिखाती हैं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। रही बात पॉलिटिक्स की, तो उसमें भी इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। सोचते सोचते ये वहां तक पहुंच जाते हैं जहां ये लिखते हैं कि क्या कभी युद्ध में चलने वाली मिसाइलें भी सोचती होंगी? क्या वो सोचती होंगी कि किसी स्कूल या किसी अस्पताल पर गिरने की बात तो नहीं हुई थी? क्या वो सोचती होंगी बगावत करने की? तो आज के इस पॉडकास्ट में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज हमारे गेस्ट हैं फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर अनुभव सिन्हा। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ। पहले हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि ये जो अभी चलो पिक्चर चले कैंपेन आपकी चली हुई है, इसके जरिए आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं? मुझे पता नहीं और मैं इसको कैंपेन की तरह से देखता भी नहीं। मुझे ऐसा लगा कि मैं व्यक्तिगत तौर पे बंबई गया 35 साल पहले और एक मन में हमेशा ये अपनी, चूंकि हिंदी अच्छी थी, अलीगढ़ में पढ़े तो उर्दू भी थोड़ी बहुत थी जी। तो हमको ये माना गया कि, और हमने भी माना कि हम छोटे शहर से हैं, हम हिंदी वाले हैं। तो उसका एक अपना एक एरोगेंस था जिसके साथ हम जिए काफी समय, और ऐसा लगता था कि हम छोटे शहरों को जानते हैं। फिर वो फिल्में बनाई जिनका आपने जिक्र किया अभी, तो उन फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया, लेकिन मुझे बताया गया कि सर आपकी फिल्में ना सिर्फ बड़े शहरों में चलती हैं, छोटे शहरों में नहीं चलती, उतना बिजनेस नहीं करती। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने मेरे सामने डेटा रख दिया और डेटा यही कह रहा था कि मेरा 80% बिजनेस जो है बड़े शहरों में होता है, पर फिल्में तो मैं अपने समाज की और अंदर के समाज की बना रहा हूँ। आर्टिकल 15 अंदर के समाज की फिल्म है, मुल्क अंदर के समाज की फिल्म है। तो मुझे बड़ा कौतूहल हुआ, मैंने कहा क्या बात है ये, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आर्टिकल 15 बनारस में नहीं देखी जाएगी। ये एक थॉट चल रहा था दिमाग में, और उस बीच में एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था जो यंगस्टर्स के बारे में थी, आज के यंगस्टर्स। और अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये पता ही नहीं कि आज का यंगस्टर जो है शाम को क्या करता है बनारस में या मेरठ में या अलीगढ़ में। हम कुछ करते थे, हम साइकिलों पे अपने दोस्तों के घर जाते थे, और दोस्त नहीं मिलता था तो फिर दूसरे दोस्त के घर चले जाते थे, उस वहीं पे पुराना दोस्त भी मिल जाता था, और ऐसा थोड़ी बहुत साइकिल चलाते थे, कहीं बैठ के चाय पी लेते थे, शाम कट जाती थी। तो मैंने सोचा नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा होगा आजकल, मैं चलता हूँ। तो मैं गया बनारस, और मैंने इस बार फेसबुक पे सब पे लिख दिया कि मैं आ रहा हूँ, जिसको मिलना है मैं सड़कों पे कहीं घूमता हुआ मिल जाऊंगा।
तो बहुत सारे लोग मिले, एक फिल्म क्लब मिला, एक नाटक के बहुत सारे दल मिले, ग्रुप मिले, और बहुत सारे ऐसे लड़के मिले जो इंटरनेट आने के बाद, सोशल मीडिया आने के बाद व्लॉगर्स हैं। और उनसे मिलके ये समझ में आया कि नहीं, वो बनारस जो आप 35 साल पहले छोड़ के गए थे, वो अपनी जगह से चल चुका है, आगे बढ़ गया है, आगे बढ़ गया है। मतलब वहां तो नहीं है जहां छोड़ा था, जहां छोड़ा था। तो वो अचानक जो अपने एक आत्मविश्वास और एरोगेंस था, वो हिला। और फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मैं तो इन लोगों के लिए फिल्म बनाता हूं और मैं इनको जानता ही नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा उन शहरों में और मिलूंगा लोगों से। तो फिर ये पूरी यात्रा प्लान की मैंने, 30-35 शहरों की फहरिस्त बनी और मैं निकल पड़ा। फिर जाहिर है उन शहरों में जाता हूँ तो पत्रकारों से भी मुलाकात होती है, वो भी मिलना चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं क्या कर क्या रहे हो, बिल्कुल, क्योंकि कुछ बेच नहीं रहा हूँ। तो उनसे भी मिलता हूँ, सिनेमा हॉल्स में जाता हूँ। तो उद्देश्य ये था कि मैं दोबारा कनेक्ट हूँ उस अपनी जगह से चल चुके समाज की, जिसको मुझे लगता था कि मैं जानता हूँ। तो सिनेमा हॉल हैं, सड़कों के खोमचे हैं, छोटे ढाबे हैं जहाँ खाने खाता हूँ, लोगों के साथ बैठता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ। फिर कभी कहीं कोई बुला लेता है तो वहाँ चला जाता हूँ, फिर किसी पत्रकार से मिल लेता हूँ, कोई एक पॉडकास्ट कर लेता हूँ। तो उद्देश्य लिखा हुआ नहीं है मेरे पास। उद्देश्य अगर है तो सिर्फ इतना है कि मुझे रिकनेक्ट होना है। इससे मिलेगा क्या, वो मुझे लगता है यात्रा खत्म होने के बाद समझ में आएगा। लेकिन अब तक का क्या हासिल है? अब तक का हासिल ये है कि जो मैं कर रहा हूं ये सही है। ओके। मेरी आंखें खुल रही हैं कुछ। और एक सबसे कमाल की चीज जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि ये जो हमारे बंबई के पार्लेंस में बोलते हैं कि ए सेंटर, बी सेंटर, सी सेंटर, ये तीनों सेम है, तीनों की सुविधाएं भिन्न है, लेकिन तीनों सेंटर के जो दर्शक हैं वो कमोबेश सेम है। ये अब तक मुझे 9 शहरों की जो आपको मैंने लिस्ट बताई जहां मैं हो आ चुका हूं अभी तक, वो सेम ही लोग हैं। मतलब मैं यमुनानगर में जिन लोगों से मिला, उन लोगों को चंडीगढ़ में डाल दूं या देहरादून में डाल दूं तो सेम है। साइकी सेम है, फिल्में कंज्यूम करने का जो सोच है वो भी सेम है। मैं सिर्फ फिल्म की बात भी नहीं करता लोगों से, एक्चुअली फिल्म की बात तो सबसे कम करता हूँ। ओके। मैं उनकी जिंदगी की बात करता हूँ, उनकी एम्बिशंस की बात करता हूँ, उनके दिनचर्या की बात करता हूँ, दुनिया में समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में बात। सबका रिएक्शन सेम है, तो लोग सेम है। मुझे अब ये समझना है कि हमारे दिमाग में, या वो जो डेटा मुझे दिखाया गया, वो डेटा ऐसा क्यों था। सिनेमा ओनर से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, लोगों मुंबई में कि ये मान लिया गया फैक्ट है कि लोग अब थिएटर नहीं जा रहे हैं। और मैं जाता हूं तो मैं सिंगल स्क्रीन जाता हूं, मैं मल्टीप्लेक्सेस नहीं जाता। आपका अपना तय है हाँ, मूवी देखने का? नहीं, मैं जाता हूं इन शहरों में। ओके, शहरों में। तो मैं सिनेमा ओनर से मिलता हूं, उनके मैनेजर से मिलता हूं, तो सबने संवेद स्वर में यह कहा है कि नहीं, लोगों का आना कब नहीं हुआ है, लोग आ रहे हैं। तो अगर 8 शहरों में मुझे सेम बात सुनने को मिली, सबने ये कहा कि थोड़ा कम हुआ है, लेकिन थोड़ा कम रेस्टोरेंट भी हुआ है, थोड़ा कम मॉल भी हुआ है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि सिनेमा से कुछ विमुख हो गए हैं। क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया या ऐसी जो जितनी भी चीजें हैं उसकी वजह से लोगों ने आना बंद किया है? देखिए, एक बात तो तय है कि सिंगल स्क्रीन हिंदी बेल्ट का अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया। जो निम्न वर्ग का जो आदमी था, जो 100 रुपए में फिल्म देखता था, अब उसकी टिकट 125-150 की हो गई है। तो और वो थिएटर बंद हो गए जहां उसको 90 रुपए की, 75 रुपए की टिकट मिलती थी। तो वो टेलीग्राम पे शिफ्ट हो गया या ऐसे किसी भी ऐप पर। और कुछ और युवा वर्ग भी शिफ्ट हुआ होगा। ओटीटी ने भी कुछ प्रतिशत दर्शक खींचे होंगे अपनी तरफ कि नहीं, ये बाद में देख लेंगे अपने आप। लेकिन अब तक जो मुझे सुनने को मिल रहा है वो काफी उत्साहवर्धक है। लेकिन क्या इसमें कोई बाइफर्केशन है व्यूअर में? जैसे आप सिनेमा की बात कर रहे हैं, सिंगल स्क्रीन की,
क्योंकि मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो चंडीगढ़ में जब मैं देखता हूँ तो बत्रा सिनेमा बंद हो गया है। ऐसे ही नीलम सिनेमा है, ऑलमोस्ट बंद है। कितने चंडीगढ़ के आइकॉनिक सिनेमाज़ थे जो सिंगल स्क्रीन थे, बंद हो गए, मल्टीप्लेक्सेस धड़ल्ले से चल रहे हैं। उसके पीछे जो मैं समझ पा रहा हूँ, सबसे बड़ा कारण ये है कि एलीट वर्ग ज़्यादा है, जो जाना चाहता है मल्टीप्लेक्सेस में, ₹500 का पॉपकॉर्न लेना चाह रहा है, ₹1000 का कोक लेना चाह रहा है, तो उसके लिए वो ओके है। क्या ये जो सिंगल स्क्रीन सिनेमाज़ हैं, जो छोटे शहरों में भी चल रहे हैं, क्या उसको एक तरीके से कहें मिडिल क्लास या निम्न वर्ग के लोग ही उसको खींच रहे हैं आगे, या सब लोग अभी वहीं पे हैं? नहीं, जैसे मैं लखनऊ की बात करूँ, वहाँ पे मैं जयपुर में था, वहाँ पे मैं देहरादून में था, वहाँ पे हर प्रकार के लोग आ रहे हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं। अभी भी सिंगल हाँ, स्क्रीन्स हाँ, पे? हाँ। ओके। जिन सिंगल स्क्रीन्स ने अपने फैसिलिटीज़ को थोड़ा इम्प्रूव किया, जी, अपग्रेड किया, वहाँ पे। जी। जहाँ पे जैसे बनारस में गया, एक वहाँ एक ही सिनेमा हॉल चल रहा है, आनंद मंदिर। वहाँ पे जांघिया पहन के और मुँह में पान घोल के, पान वहीं पे थूकते हुए लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पे सिर्फ़ भोजपुरी फ़िल्में चल रही हैं और वहाँ पे हिंदी फ़िल्में लगनी बंद हो गई हैं। तो इस अनुभव का अनुभव करेंगे क्या? मुझे पता नहीं है। देखिए, कई बार आप कोई किताब उठा लेते हैं सिर्फ़ यूँ ही कि आकर्षण है उसमें कुछ किताब में। आपके पास कोई वजह नहीं थी वो किताब पढ़ने की, कि अचानक मैं मान लीजिए मेक्सिको की किसी कवि के बारे में किताब पढ़ने लगूँ। तो उसका मेरे काम से, मेरे जीवन से कोई ख़ास लेना-देना नहीं है। पर ऐसा लगा कि अच्छी किताब है, पढ़ लेते हैं। पढ़ी आपने? तो ऐसा नहीं है वो कुछ छोड़ के नहीं जाएगी आपके पास। कुछ तो दे के जाएगी, किताब पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बिल्कुल। तो इसको मान लीजिए ये वो किताब है जिसको मैं, कोर्स की किताब नहीं है ये कोर्स के बाहर की किताब है जो मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हैं जो आप। मेरे पास समय है, मेरे पास उत्सुकता है, लिहाजा पढ़ रहा हूँ। और ये आ कोई गई बात हमारी नहीं, आप चाय। चाय लीजिए आप। ये यहीं पे बनवाई है हम लोगों ने, एक उधर दीजिए सामने। तो सर कहाँ थे हम, कि हासिल क्या है और आपने हाँ, तो किताब। किताब पढ़ूंगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। हम्म। तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो क्या ये किताब इसलिए भी पढ़ी जा रही है कि जब आप मुंबई वापस लौटें तो आपके पास एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो जो किसी के पास ना हो, नहीं सिनेमा नहीं, को लेकर? कोई प्रतियोगिता नहीं है। हम्म। बस यूँ है कि हिंदी किताब नहीं पढ़ी थी बहुत दिनों से, यार एक हिंदी किताब पढ़ते हैं। बढ़िया। हिंदी पढ़ने का मेरा फ्लो कम हो गया है, हिंदी लिखने का फ्लो कम हो गया है। जैसे मेरा हिंदी लिखने का फ्लो कम हो गया था, तो नागरी में लिखने का फ्लो कम हो गया था। तो मैंने तय किया, मैं अब सबको व्हाट्सएप नागरी में करता हूँ, बिल सबको। ओके। आपको पढ़ने में परेशानी होती है तो थोड़ी परेशानी उठा लीजिए, मैं नागरी में लिखता हूँ। मैंने देखा ये कि अब धीरे-धीरे नागरी में ही जवाब देने लग गए लोग मुझे। एक आध बार तो ऐसा हुआ, आज सुबह हुआ, एक मित्र को मैंने जल्दी-जल्दी में अंग्रेजी में टाइप कर दिया, तो उसने जवाब मुझे नागरी में दिया। अच्छा, हाँ, क्या बात है, मतलब लोग पकड़ रहे हैं अब आप। हाँ, तो उसमें वो मैं अपने स्वार्थ से कर रहा था हम्म। कि मेरी भाषा में मेरे शब्द ना मुझे सोचने ढूँढने पड़ते थे, वो अपने आप नहीं आते थे। तो मुझे लगा ये बड़ी गड़बड़ है। एक बार मेरे बेटे ने मुझसे कह दिया, बेटा लंदन में पढ़ता है, तो उसने मुझसे बोला कि मैंने उसको किताबें दी हिंदी कुछ की, वो ताकि थोड़ा संपर्क में रहे। जी। तो वो पढ़े ही ना, हाँ। तो मैं उसको धक्का देता रहता था, कुछ कविताएं दी केदारनाथ सिंह की और ये सब, तो पढ़े ही ना। मैं क्या हुआ, बोला मेरा फ्लो नहीं है, मुझे अटक अटक के पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा ओके, आज से हमारा व्हाट्सएप का संवाद नागरी में होगा। हिंदी में। तो अब उसको मैं हिंदी भी सिखा रहा हूँ, उसको संधि विच्छेद सिखा रहा हूँ, ये सब सीखा नहीं उन्होंने, बढ़िया। ये 2 शब्दों से एक शब्द कैसे बनते हैं, फिर उसी से मिलते जुलते बाकी शब्द क्या सब सिखाया। तो अब वो पीछे उसने एक मैसेज में मुझे लिखा कि तकरीबन शब्द का इस्तेमाल किया उसने। बढ़िया। तो मैंने कहा क्या बात। तो हम लोग हर सुबह एक दूसरे को गुड मॉर्निंग नहीं कहते हैं, सुप्रभात कहते हैं। अब बेटे की बात हुई है कि एक बनारस में पला बड़ा शख्स, हिंदी में बिल्कुल रचा बसा, और जब उनके आगे बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो उनके लिए कितना बड़ा स्ट्रगल है उनको जोड़ के रखना उसी विरासत के साथ। एफर्ट है, अगर आप लेट गो कर देंगे तो वो निकल जाएगा। आप छोड़ देंगे कि बहुत ऑर्गेनिक तरीके से वो अरे वो सीख ही लेगा, वो नहीं है। उसको इनकलकेट करना पड़ेगा, उसको उस तरफ ड्राइव करना पड़ेगा। और वो हो गया ड्राइव, कर रहा है वो बाकायदा।
अब हम लोग, मैं गलती से कभी अंग्रेजी में लिख भी दूं तो हम लोग रोमन में भी नहीं लिखते हैं, ओके। हम लोग नागरी में लिखते हैं। तो आपने वो चीज ढाल दी एक तरीके से कि कम से कम कुछ तो वो आपसे सीख के जाए जो हाँ, मतलब आगे। मुझसे सीखे ना सीखे, मैं उसको बता दूं भी ये भी उपलब्ध है सीखने को। हाँ, और इसी भाषा में तुमको सिनेमा बनाना है तो तुमको आना पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा ना। फिर मैं उसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, उसको गिरजा देवी कौन थी और उन सब से उसको मैंने अवगत कराया तारुफ कराया, तो वो उसको मजा भी आया। आपका क्या अनुभव रहा है बनारस को लेकर? घर में म्यूजिक हमेशा बजता था, कबीर चौरा में रहते थे और कबीर चौरा में बनारस के सारे प्रसिद्ध संगीतज्ञ कबीर चौरा में रहते थे, तो उन गलियों से गुजरना होता था, उनके रियाज सुने हैं। हर घर में, आज पता नहीं हो रहा है कि नहीं, हर घर में बच्चों को संगीत सिखाया जाता था। तो मुझे भी गिटार सिखाया गया थोड़ा सा, तो वो संगीत जो है जीवन का हिस्सा था। और पिताजी मेरे और माँ भी थोड़ी फिल्मी थी, ये दोनों मियाँ बीवी रोज हर हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार फिल्म देखने आते थे, फिर ये अप्रूव करके हमें बताते थे कि ये फिल्म तुम्हारे लायक है, तो फिर हम भाई बहन जाते थे। तो ये सब पूरा उसका हिस्सा था। और फिर उसके बाद हम लोग रहने लगे थे मानस मंदिर के पास जी। तो गर्मी में छतों पे सोते थे। तो सुबह 6 बजे मानस मंदिर के ऊपर एक स्पीकर लगा था जिसपे MS सुब्बलक्ष्मी 6 बजे उनका गायन शुरू होता था, तो उनकी आवाज से हम उठते थे। तो उस समय तो पता नहीं था कि ये क्या है, अब उसका असर समझ में आता है कि वो आवाज कितनी सेक्रेड है हमारे लिए। बिल्कुल। सुप्रभातम कितना सेक्रेड है हमारे लिए। तो यानी कि जो आपकी पिक्चरों में म्यूजिक देखते हैं हम, या जिस तरीके से हम चीजें देखते हैं, वो कहीं ना कहीं वहां से कनेक्ट करती है आपके वो अनुभव से। सब जीवन की यात्रा में आप चीजें आप जाने अनजाने उठा के लेके चलते रहते हैं अपने साथ। कई बार आपने जान के एक अंकल उठाया होता है और कई बार आपको पता भी नहीं होता कि उठ के आपने जेब में रख लिया, और फिर वो कब आपके जीवन को चेंज करेगा, उस पर प्रभाव डालेगा, वो कमाल है। कमाल है। तो फिर स्कूली पढ़ाई वहीं बनारस में हुई आपकी? हाँ, बनारस में हुई और फिर कॉलेज करके फिर अलीगढ़ में गया मैं इंजीनियरिंग करने, और फिर वहाँ से दिल्ली आया, 1.5-2 साल दिल्ली में रहा, 1 साल नौकरी की, फिर नौकरी छोड़ी, फिर जीवन तलाशा तो जीवन सिनेमा में दिखा, फिर बम्बई चला गया 1990 के दिसंबर में। क्वींस इंटर कॉलेज का क्या वाकया है जो आपने पहले भी शायद कभी बताया है? एक टोटके से आपको एडमिशन मिला वहां पे। पता नहीं, वो मुश्किल से गवर्नमेंट स्कूल में मुश्किल से एडमिशन मिलता था ना जी। और अपन भी इतने कोई बहुत मेधावी छात्र तो थे नहीं, फर्स्ट डिवीजन जस्ट अबाउट होते थे। तो पिताजी को प्रिंसिपल से मिलने जाना था, तो माँ ने बोला कि उनका नाम लिख के अपनी जेब में रख लीजिए। अच्छा। तो पिताजी की जेब में प्रिंसिपल साहब का नाम लिख के रख दिया गया था और उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। तो ऐसा माना गया कि ये टोटका जो है कारगर हुआ। तो वो टोटका काम आ गया आपके। हाँ, ऐसा। आज आप उस वाकये को सोचते हैं तो कैसे देखते हैं आप? मेरी माँ आजमगढ़ की थी, उनके पिताजी प्राध्यापक थे किसी कॉलेज में, नाम मुझे याद नहीं। तो माँ उन परंपराओं की थी और कमाल ये था कि वो फ्लेक्सिबल थी। तो वो बहुत सारी ऐसी अंधविश्वास धारणाएं लेके आई थी अपनी इस शादी में। पिताजी मेरे थोड़े ज्यादा लिबरल थे, उतने धार्मिक नहीं थे, माँ थी धार्मिक बहुत। पिताजी जैसा मैं हुआ आगे चल के कि आप बोलिएगा बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगा, मैं खुद नहीं जाऊंगा। ऐसा वो कहते नहीं थे लेकिन ऐसा उनका स्वभाव था। और पर माँ के साथ ऐसा हुआ कि जब हम लोग थोड़े बड़े हो गए, 12, 13, 14 साल के हो गए, तो कुछ चीजों पे माँ से लॉजिक को लेकर झगड़ा किया तो मान भी गई। जैसे हमारे पिताजी के सबसे अच्छे दोस्त थे अशरफ अंकल,
उनके बर्तन अलग थे। तो जो अक्सर हुआ करता था पहले। हम स्टील के थाली में खाना खाते थे, वो चीनी मिट्टी में खाते थे। तो हमको बड़ा ऑड लगता था। हालांकि वो चीनी मिट्टी अब आज की तारीख में ज्यादा एलीट और ज्यादा महंगी है। तो एक दिन दोनों ने, मैंने और मेरी बड़ी बहन ने बातचीत की, फिर अपने माँ को घेरा। मैंने कहा माँ ये तो कोई बात ही नहीं। हम लोगों ने कहा माँ ये तो कोई बात ही नहीं। पापा के बेस्ट फ्रेंड ने, खाना आते ही उनकी प्लेट अलग हो जाएगी, और वो बेचारे भी नहीं कोई विरोध करते थे, उनके लिए भी एक्सेप्टेबल था। उसमें कोई बेचारगियत नहीं है, वो परंपरा थी, उस परंपरा का हिस्सा वो खुद भी थे। तो माँ बोली हाँ, दोनों मियाँ बीवी ने बात की हमारे सामने कि भाई क्या कह रहे हैं बच्चे। तो उन्होंने कहा सही कह रहे हैं। तो वो सिस्टम चेंज हुआ, तो इतनी फ्लेक्सिबल भी थी। मतलब घर से ही वो चीजें शुरू हो गई थी, जो चीज अच्छी नहीं लगती उसके बारे में बोल दो, हाँ, तुरंत बोल दो, और अगर वो ठीक हो सकती है तो उसको ठीक कर दो। करेक्ट। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप ठीक करना चाहते हैं, जो हो नहीं पा रही अभी तक? अरे बाप रे बाप, महाग्रंथ लिखना पड़ेगा इसके ऊपर। बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ। मतलब वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मुझे ही मालूम है, वो आपको भी मालूम है। देश के एक टू डू लिस्ट होती है ना किसी की, मेरी लिस्ट अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं सड़क पे फुटपाथ पे लोगों को सोते हुए देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है इनके बारे में कौन सोच रहा है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं दूसरे देशों में जाता हूँ, जो गरीब ही है देश, बहुत अमीर भी नहीं है, उनका ट्रैफिक सही चलता है। मुझे लगता है हमारा क्यों नहीं सही चलता। और ऐसा तो संभव नहीं है कि ये काम ही असंभव है कि हमारी तो आबादी बहुत ज्यादा है, तो देश भी बहुत बड़ा है, कुछ तो है जो नहीं हो रहा है। इतने लोग भूखे क्यों हैं, शिक्षा क्यों नहीं है, रोजगार क्यों नहीं है जितना होना चाहिए। मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया का सबसे प्यारा घर है, जिसका नाम हिंदुस्तान है। किसी दुनिया के और किसी भी देश में इतनी सारी संस्कृतियां, भाषाएं एक साथ नहीं रहती, हम रहते हैं। तो अगर इतना यूनिक, इतना कमाल, इतना प्यारा देश है, तो वो सारी चीजें जो दूसरे देशों में हम लोगों ने ही पैदा की हैं, मतलब उनके नागरिकों ने पैदा की हैं, वो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मुझे उसकी परेशानी होती है। मैं उसके बारे में बात करता हूँ जीवन में, सिनेमा में, तो कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, पर अब उससे आहत होना खत्म हो गया है। मतलब वो धीरे धीरे, क्या आपने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ये नहीं बदलेगा सिस्टम? नहीं नहीं, ये एक्सेप्ट कर लूंगा तो फिर तो आसान है ना। बिल्कुल। फिर आप पलायन कर सकते हैं, फिर आप कुछ भी पलायन नहीं करें तो आप अपने आप को अपने कैप्सूल में बंद कर सकते हैं। बिल्कुल। कि मैं फला हिल स्टेशन पे हाईवे से 5.5 किलोमीटर दूर, शांति, वहां से झील दिखती है, मैं रहूं, मैं आइसोलेट कर लूं अपने आप को। लेकिन वो नहीं, कभी सोचा भी नहीं, कभी ऑप्शन ही नहीं आया दिमाग में। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। चलिए, लौटते हैं आपके शुरुआती करियर की तरफ। दिल्ली में जब आप थे, तो जो यहाँ पे थिएटर कर रहे थे उस वक्त के, जो आज बड़े नाम हैं, ठीक है ना, उनसे आपकी मुलाकात कहाँ हुई है? दिल्ली में ही हुई या मुंबई जाकर? जब मैं अलीगढ़ में था, आई थिंक 85-86 की बात है। तमस नाम का सीरियल एक आया था, उसमें एक एक्टर थे वीरेंद्र सक्सेना, जो मेरे आज भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई जैसे हैं। वो हमारे ड्रामा क्लब के लिए एक प्ले डायरेक्ट करने आए थे। मैं ड्रामा क्लब का हिस्सा था, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे ड्रामा करना था, मुझे वो लाइफ बड़ी पसंद थी। शाम को बैठ के संगीत के बारे में, नाटक के बारे में बात करना, तो जर्म्स थे मेरे अंदर, पर मैं उसमें एक्टिवली नहीं था, क्योंकि मैं अपने आप को केपेबल नहीं पाता था। तो वीरेंद्र सक्सेना वीरुदा आए नाटक डायरेक्ट करने, तो उनको पता नहीं क्या मेरे अंदर दिखा, उन्होंने कहा कि ये वाला रोल इससे कराएंगे। तो सारे हंसने लगे कि मैं तो एक्टिंग करता ही नहीं था, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो वो पीछे पड़ गए। मैंने उनको बोला भाई साहब ये अपना काम नहीं है, अपने से होगा नहीं। तो बोले खूब होगा, चला जा सामने। तो बहरहाल मुझे धक्का देके वो रोल मुझसे कराया गया। मैंने बहुत खराब किया,
लेकिन बहरहाल वीरूदा से दोस्ती हो गई। तो जब बम्बई में दिल्ली में मैंने अपनी नौकरी छोड़ी इंजीनियरिंग की, उस समय तक वीरूदा बम्बई जा चुके थे, लेकिन मैं उनसे संपर्क में था। तो जब भी वो दिल्ली आते थे तो मुझको मिलते थे और हम लोग कभी खाना खाते थे। हम लोग लगभग सारा समय में उनके साथ ही रहता था। उस दौर में एनएसडी, मंडी हाउस, श्री राम सेंटर, त्रिवेणी, साहित्य अकादमी, वहाँ सब जाना, लोगों के साथ उठना बैठना। तो फिर एनके शर्मा, तो मनोज बाजपेयी, तो सब लोग, सबसे मुलाकात हुई। इरफान से भी हुई? हाँ। कैसे शख्स लगे थे आपको? और कमाल आदमी था वो, थोड़ा खिलंदड़ा, कमाल, शरारती था थोड़ा। वो अच्छा वाला शरारती, किसी का नुकसान वाला शरारती नहीं। मुझे याद है उससे एक बार 20 रुपए उधार लिए थे हम लोगों ने। इरफान से? हाँ, खाने के पैसे नहीं थे। तो फिर मैं वहीं का बाशिंदा हो गया था। वीरूदा तो चले जाते थे, कभी कभी आते थे। तो एक बार उससे 20 रुपए उधार लिए थे खाना खाने के लिए, फिर उसको काफी समय बाद वापस किए। तो फिर वो दोस्ती लगातार रही? हाँ, थ्रू आउट। ये सारे दोस्त जो बने वो आज तक दोस्त हैं। आज तक दोस्त हैं सब। तो जब इरफान गए तो विशाल भारद्वाज भी आपके दोस्त ही हैं। हाँ। आप अक्सर बात करते हैं उनकी। तो जब इरफान गए उस वक्त विशाल से मुझे मिलवाया था मनोज बाजपेयी और आशीष विद्यार्थी ने। ओह। ये इन लोगों का दिल्ली का दोस्त था। तो जब विशाल और रेखा शिफ्ट हुए तो शायद पहले कुछ लोगों में होगा जिससे मुलाकात हुई। और तब तक मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, तब तक मैं ऐसा सर्कुलेशन में था। फिर मैं अच्छा असिस्टेंट था लोगों को, तब तक मेरा अपना सर्कल बन गया था, तो तब मिला। हाँ, आप कुछ विशाल, मतलब मैं वही बात कर रहा था कि जब इरफान गए तो विशाल भारद्वाज ने जो उनके लिए लिखा, ओबिचुरी लिखी या उनकी यादों पे जो लिखा, क्या आप भी उस वक्त वही चीजें सोच रहे थे, या विशाल को आपने जब देखा तो आपके मन में क्या आता था कि क्या छूट गया इसका पीछे इरफान के जाने के बाद? तो इरफान मेरा भी दोस्त था, लेकिन हमारा बहुत ज्यादा मिलना जुलना नहीं था। लेकिन विशाल और तिग्मांशु और सुधीर मिश्रा, इन लोगों का, सुधीर भाई और इरफान एक ही बिल्डिंग में रहते थे। विशाल ने बहुत काम किया उसके साथ, तिशु ने बहुत काम किया उसके साथ, तो इन लोगों का संबंध ही अलग था। इन लोगों के लिए तो मतलब अधूरेपन जैसी स्थिति हो गई थी। तो ये थ्रू आउट रहा। हाँ। फिर आपने पहला सीरियल कब शुरू किया सर? 93 में शिकस्त? 93 में शिकस्त। तो शिकस्त को लेकर आप गुलजार साहब का एक किस्सा सुनाते हैं। क्या गजल गिफ्ट की थी, क्या हुआ था उस दौरान? विशाल मदद की थी जानता था गुलजार साहब को। हाँ। तो विशाल, उनकी ऑलरेडी पब्लिश नज्म थी जो मुझे चाहिए थी ओपनिंग क्रेडिट्स में, और मेरा बड़ा मन था कि मैं नसीर भाई से पढ़वाऊं वो। कौन सी नब्ज थी वो? अभी न पर्दा गिराओ ठहरो कि दास्तां आगे और भी है। वो है मेरे बनारस मीडिया वर्क्स के यूट्यूब चैनल पे। शिकस्त के कुछ एपिसोड्स पड़े हुए हैं उसमें, ओपनिंग क्रेडिट्स में। तो फिर कैसे मिली वो गजल आपको? तो उनको मिलने गया मैं, तो मैंने कहा दे दीजिए, पैसे पूछने गया था मैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आप बना लीजिए, मैं पायलट देखूंगा फिर बताऊंगा कितने पैसे लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बना के लेके गए, और बना के ले जाने से पहले नसीर भाई को तब तक मैं जान गया था। तो नसीर भाई से मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरा इसको रिसाइट कर दीजिए, तो बेचारे उन्होंने कर दी। उन्होंने बोला गुलजार साहब से बात हो गई है? तो मैंने कहा कि नहीं हुई नहीं है, ये बात हुई है, तो मैं उनको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे प्रेजेंट करूँगा। एनीवे, तो बना के ले गया। फिर भाई ने देखी और मुझे गले लगाया, बोले कि ये आपकी स्ट्रगल है और उसमें ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिना एक भी पैसा लिए आपको नज़्म दे दी? फिर कभी मुलाकात हुई उनसे? हुई। मैंने बोला था सालों बाद, मतलब 20 साल बाद। तो बोले कि, मैंने कहा आप शायद भूल गए होंगे, आपने मुझे एक नज़्म गिफ्ट की थी। तो बोले शायर नज़्म गिफ्ट करके भूलता नहीं है, मुझे बखूबी याद है। लेकिन सर इसी सीरियल के साथ मनोज वाजपेयी वाला वो बयान भी जुड़ता है जिसमें वो कहते हैं कि मेरे को गूंगे का रोल मिला था तो उस वजह से आधे पैसे काट लिए, और आपने उसका विरोध नहीं किया। हाँ, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में ऑडिट ऑफिसर का बेटा जो इंजीनियर बनेगा, सपना, तब तक ऐसा
विद्रोह हो, किसी के साथ खड़ा होना, किसी के मुखालिफ खड़ा होना, ये सब अपने को पता नहीं था। तो ये बात सच है कि मुझे उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। थोड़ा बहुत तो मैंने प्रोड्यूसर से लिया होगा, लेकिन फिर मैंने उस बात को इनएविटेबल मान लिया। आज मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे स्टैंड लेना चाहिए था। यानी कि कहीं ना कहीं लगता है कि मैं भी शुरुआती करियर में था, कितना ही बहस कर लेता, चीजें खराब ही होती। पता नहीं उस वक्त मैंने क्या सोचा, मुझे याद नहीं, पर आज की तारीख में दूर से देखें तो मुझे उस विषय पे कुछ करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। मनोज वाजपेयी से अभी भी मुलाकात होती है? हाँ हाँ। कभी टॉन्ट करते हैं इन चीजों को लेकर, या मजाक में, या कभी? हाँ हाँ। मनोज को तो मौका मिलना चाहिए मुझे नीचा दिखाने का। कोई ऐसा किस्सा बताइए ना, कुछ क्या हुआ, कभी कुछ ऐसा हुआ? दुनिया भर की बातें करता रहता है। एक दिन पता नहीं किसी इंटरव्यू में बोल दिया उसने कि अनुभव क्या दारू दिखा के छुपा लेता था और पता नहीं क्या 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 क्या। बदमाश है वो। यानी कि वो शुरुआती दौर में अपनी मौज मस्ती हुआ करती होगी, जिसको वो मजाकिया लहजे में बता देता हाँ है। जाहिर। पर वो उस इंटरव्यू में क्या हुआ था कि वो जो इंटरव्यू मयंक शेखर ले रहा था शायद, वो इंटरव्यू, तो वो बात क्लोज नहीं हुई कि ये मजाक था। ओके। तो लोगों ने मान लिया कि ये सच में ऐसा था। फिर वो मनोज को खुद समझ में आई ये बात, तो उसने किसी और इंटरव्यू में फिर उसको दोबारा बोला और उसका बताया कि ये मजाक है, क्लैरिफाई किया चीजों को। हाँ, क्लैरिफाई की तरह क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन उसने उसी बात को इस बार हंस के बताया। हंस के बता, ठीक बात। तो फिर सर वहां से करियर कैसे आगे बढ़ा? सी हॉक आया जो आपके करियर का शिकस्त देख के यूटीवी ने मुझे सी हॉक्स ऑफर किया, सी हॉक्स बनाया। शिकस्त की बहुत तारीफ हुई थी, सी हॉक्स बना, उसकी बहुत तारीफ हुई, बड़ा हिट हुआ, काफी बड़ा हिट था। और वो सिनेमा जैसी एम्बिशन वाला सीरीज थी, तो था सीरियल, लेकिन उसकी एम्बिशन बिग फिल्म की थी। फिर उसके बाद मेरा बड़ा मन था गाने शूट करने का। हाँ, मतलब अचानक से आपने सीरियल्स छोड़े और आप म्यूजिक की तरफ बढ़ गए? हाँ, वो मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेंज कॉन्कॉक्शन हूं। मैं थोड़ा आर्टिस्ट भी हूं, मैं थोड़ा उद्योगपति भी हूं, मुझे थोड़ा फ्यूचर के ट्रेंड्स भी समझ में आते हैं। तो इनमें से किसी भी चीज में मैं ग्रेट नहीं हूं, लेकिन गुड के आसपास हूं। तो मुझे लगा कि टीवी से आगे चलते, मुझे सिनेमा का मन था, मैं गाने शूट करते हैं। तो फिर मैं एक आध म्यूजिक कंपनीज के पास गया, तो उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो दे दिया मुझे, सोनू निगम का तू। तो वो बनाया मैंने, वो इतना बड़ा हिट हो गया कि फिर हर कंपनी को मेरे साथ म्यूजिक वीडियो बनाना था। तो फिर मैं 3 साल म्यूजिक वीडियो में डूबा रहा, महीने के 4 म्यूजिक वीडियो बनाता था। और फिर मेरे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस बहुत ज़्यादा चर्चित हुए। फिर भूषण कुमार ने मुझे फिल्म ऑफर कर दी, तो मैंने वो फिल्म बना दी, तुम बिन। हाँ, पहली आपकी पिक्चर थी। हाँ, तो वो भी हिट हो गई। तो सिर्फ आपको वो पिक्चर इस तरीके से कि आपके म्यूजिक वीडियोस बढ़िया चल रहे हाँ, थे कि और शूट वहां बहुत अच्छा करता है, हाँ, गाने अच्छे होंगे, कहानी अच्छी होगी, तो बस निकल जाएगी पिक्चर। तो वही हुआ, और वो निकल भी निकल भी गई। फिर उसके बाद एक फिल्म बनाई, जब जो बहुत इस एरोगेंस की हिंदी क्या होती है, मैं इस बात को हिंदी में कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे शब्द याद नहीं आ रहा। एरोगेंस मेरे हैं, घमंड। घमंड अलग चीज है, प्राइड है। हम्म। बहरहाल मुझे इस बात का एरोगेंस था, अहंकार, अहंकार कह सकते हैं, अहंकार ज्यादा कड़क वर्ड है वैसे। तो एनीवे, इस बात का अहंकार था, हो गया था कि अब मुझे समझ में आ गया कि पिक्चर हिट कैसे बनाते हैं। तो मैंने सेम फॉर्मूले से दूसरी पिक्चर बनाई, वो नहीं चली। बट तब तक मेरा इतना नाम हो गया था कि स्टार लोग ने मेरे साथ काम करने को तैयार हो गए थे, तो 10 बन गई। और इतने सारे स्टार्स के साथ। हाँ, उतने सारे स्टार में वो संजू ने बनाया वो पूरा। संजू को सीहॉक्स बहुत पसंद था। अच्छा। तो संजू ने मुझे सामने से बुलाया था। फिर मेरे उसमें 4 कैरेक्टर्स थे, तो संजू ने बोला किसको कौन कौन चाहिए। संजू की इतनी गुडविल है कि उसने जिसको जिसको फोन किया कि अरे बड़ी अच्छी पिक्चर है, तो सुन ले, अनुभव को भेजता हूँ मैं, तो वो सुनते थे और हाँ बोल देते थे।
जो इतना बड़ा सेटअप शुरू खड़ा हो गया। 10 रिलीज हुई तो बड़ी चर्चा में रही, उसका स्वैग, उसका स्टाइल सबको बड़ा अच्छा लगा, म्यूजिक बहुत हिट था। तो उसी दौरान मैंने शाहरुख को मैसेज कर दिया, शाहरुख को कहानी सुनाई, उसको अच्छी लग गई। ऐसे सुना रहा हूँ तो मुझे लग रहा है बात तो है मुझ में कुछ, है ना? बात तो है, इसीलिए लोग बैठे हैं कि अनुभव जी से सुना जाए कि चल क्या रहा है जीवन में। हाँ, ऐसे सुनाते हुए लग रहा है अच्छा, आसान भी लग रहा है मेरा सफर। सर आप सोचिए कि तुम बिन से शुरू हुआ, मतलब मैं जब आपकी पूरी जर्नी देख रहा हूँ मेरे को ऐसे लग रहा है कि इस आदमी ने जिस जगह पे हाथ डाला वो सोना हो गई। ऐसा क्या? इक्का दुक्का चीजें छोड़ दें, आपकी दूसरी फिल्म जो खराब गई, हाँ, या कह लें कैश की अगर हम बात करें, तो अदरवाइज आपने जो काम किया वो बढ़िया ही किया है। हाँ, बात तो है। हाँ, बात तो है। वो दोबारा खुद ही सुनाते हुए खुद ही ऐसा फील हो रहा था कि इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है। फिर रावण बना दी, समझ ही नहीं आया कि हिट है कि फ्लॉप है। मुझे दिन में 5 लोग ऐसे मिलते थे जिनको, जो दीवाने हो गए थे फिल्म देख के, और 5 लोग ऐसे मिलते थे जो कहते थे कि तुम बहुत बकवास आदमी हो, तुमने कितनी खराब फिल्म बनाई, तुमने शाहरुख खान का करियर खराब कर दिया। तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि हिट है कि फ्लॉप है। तो फिर एक दिन मैंने उसको फ्लॉप के डब्बे में बंद करके रख दिया। लेकिन रावण को अगर हम लोग खुद भी, मैं पिक्चरें तो सब देखते हैं, मैं भी उस मूवी को देखूंगा तो मेरे को कई चीजें उसमें ऐसी लगी जो अपने टाइम से आगे की थी। एक, अगर आप इंडियन सिनेमा के लिहाज से देखिए, बॉलीवुड के लिहाज से, तो अपने वक्त से कुछ चीजें आगे थी, जो हो सकता है समझने में थोड़ी मुश्किल लगती है ऑडियंस को। लेकिन अगर उस पिक्चर को देखा तो ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक मूवी। बताइए, आप कहाँ थे उस समय जब मैं इतना डिप्रेस हो गया था? तब हम लोग कॉलेज में घूम रहे थे। तो 10 के बाद मैं एकदम हार सा गया था, खत्म हो गया था मेरा, मतलब कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, लूज हुआ। और उससे उबरने में मुझे लगे 7 साल। रावण के बाद। हाँ, रावण 11 में रिलीज हुई और मैंने मुल्क की कहानी मेरे दिमाग में आई है 2016 में, 16-17 में। फिर मैंने वो 3 रातों में वो स्क्रिप्ट लिख दी पूरी। मैं इतना ज़्यादा उससे मोटिवेट हो गया, और फिर मैं वो बनाने निकल पड़ा। फिर उसमें भी पता नहीं कुछ प्रकृति ने मेरा साथ दिया कि वो बन गई। 18 में रिलीज हुई, बहुत चर्चा हुई, तारीफ हुई, प्यार मिला, फिल्म फेयर मिला मूवी के लिए आपको, पहला बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी आई गेस, हाँ, अगर मैं गलत हूँ। तो वो मिला। फिर आर्टिकल 15 बना दी। लेकिन सर ये अचानक शिफ्ट कैसे, मतलब 7 साल के आप ये सोचते रहे कि अभी तक मैं कमर्शियल सिनेमा बना रहा था, वैसे आपकी डिक्शनरी में कमर्शियल शब्द है ही नहीं। हाँ। लेकिन पब्लिक के लिहाज से कि पहले आप कमर्शियल सिनेमा बना रहे थे, तुम बिन बनाई, जगजीत के गाने, साहब के गाने कितने हिट हुए, आपकी मुलाकात हुई होगी उनसे। उनके साथ मैंने म्यूजिक वीडियोस भी बनाए थे। अच्छा, म्यूजिक वीडियोस ऑलरेडी बना रखे थे। उनसे पहले से मेरी पहचान पे दोस्ती हो गई थी। मेरे जीवन में 2 लोग ऐसे थे जिनका गाना मुझको बहुत पसंद था, और उनको मैं कभी भी फोन करके ना उनको मैं ट्रिक कर देता था। मैं रात को दोस्तों के साथ बैठ के दारू वारू पी रहे, और अचानक ऐसा हुआ कि सोनू निगम के मुंह से कुछ सुनना है। तो सोनू को फोन करके, सोनू वो रफ़ी साहब का गाना क्या है वो, हम ऐसा करते थे कि मुझे गाना याद नहीं आ रहा है। और कभी भी आप किसी गायक से ऐसे पूछिए ना तो वो गा के बताता है, वो कभी भी ऐसे नहीं बताता कि, तो सोनू गा के सुना देता था। फिर सोनू को बाद में पकड़ में आ गई ये बात, तो मुझे मतलब सुनना है, आपको सुनना है, तो वो सुना देता था। तो ये सेम चीज मैं जगजीत जी के साथ करता था। अच्छा, उन्होंने भी पकड़ लिया था मुझे, वो भी सुना देते थे। जगजीत जी के साथ फिर फिल्म में भी काम किया। वो मतलब एक हिट म्यूजिक होता है, एक सुपरहिट म्यूजिक होता है, एक ब्लॉकबस्टर म्यूजिक होता है। कोई फरियाद इन तीनों से परे है। मैं नहीं कह रहा कि उनसे ऊपर है, उनसे परे है। इसको मुझे हर उम्र के लोग बोलते हैं। मतलब आज जो लोग 18-19 साल के, 20 साल के, 21, भाई का भाई पिक्चर को 24 साल हो गए, तुम्हारी तो परिकल्पना भी नहीं हुई थी उस समय। तुम तक कैसे पहुंची है तो मुझे पता नहीं। लेकिन संगीत अपना रास्ता तलाश लेता। तो ज्यादातर लोगों ने, जो तुम बिन के फैन हैं आज की तारीख में, जो 24 से कम के हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि तुम कहाँ से पहुंचे इस फिल्म पे, तो बोले म्यूजिक से पहुंचे। एक गाना सुना, दूसरा गाना सुना, ये 4 गाने 5 गाने मुझे बहुत पसंद है, एक ही फिल्म से हैं, तुम बिन के, तो चलो तुम बिन देखते हैं। तो उन्होंने तुम बिन देख ली। तो ऐसा कुछ है, मतलब अच्छा है।
मुझे बड़ा बढ़िया लगता है सफर। मतलब पुराना याद आता है, सब चीजें, अपनी स्टोरी देखते हैं आप तो आपको कोई लगता है रिग्रेट यार नहीं क्या है, शानदार चीजें बनाई है। कुछ एक मतलब रिग्रेट है तो सिर्फ एक ही है कि बीच बीच में दो बार ऐसा हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि हम्म, और उसने फिर मुझे उठा के पटकाया और मैं फिर लाइन पे आया। अच्छी खबर ये थी कि मैंने जब भी पटका गया तो मैंने डबल मेहनत की, तो मैं उससे निकल पाया। तो अहम ब्रह्मास्मि की अगर आप बात कर ही रहे हैं तो क्या भगवान में यकीन करते हैं आप? किस चीज में यकीन है, कौन सी ऐसी पावर में एनर्जी आप में यकीन बिलीव रखते करता हैं? हूँ। मैं आपके साथ जो यहाँ या आप मेरे साथ जो अच्छा करेंगे आज यहाँ, हम्म। वो इस जगह इस सौर मंडल में रुकता है और वो दोबारा टकराता है। कोई ऐसा याद है वाकया कि ऐसा हुआ मेरे साथ और मेरे को उस चीज पे बिलीव हो गया कि यार एनर्जी तो होती है चीज? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी कोई घटना नहीं है, लेकिन इफ यू कीप डूइंग द राइट थिंग्स, अगर आप सही चीजें करते रहते हैं सही इंटेंशन के साथ, तो सही होता रहता है। सही होता रहता मेरा है। ऐसा विश्वास है। तो फिर कैश में क्या गलत हो गया? कर्म में बिलीव करता हूँ। हम ब्रह्मास्मि 10 हिट हुई ना, 10 हिट हो गई, 10 के गाने सुपर हिट हो गए, मेरा नाम अचानक एक स्वैग से जोड़ा जाने लग गया। अनुभव का क्या शूट करता है यार, क्या शूट करता है। हम ब्रह्मास्मि जमीन पे आ गए। मतलब उस पिक्चर को लेकर बड़ी बातें होती हैं कि आपकी बात नहीं हुई अजय देवगन से उसके बाद, या जो भी चीजें रही हों, लेकिन एक थ्योरी ये चलती है कि आपने उनके बिना एक गाना शूट कर लिया था। हाँ, क्या थी कहानी? पता नहीं, वो एक्चुअली फिल्म में ना इतनी सारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, पैसे प्रोड्यूसर उन लोगों के बीच में, मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हुए थे कि वो ब्लर हो गया है। तो मैं पीछे मिला अजय से, तो वो कह रहा, उसने भी सेम बोला कि ब्लर हो गया है, मुझे नहीं याद है। अभी शाहरुख कह रहे हैं कि रावण बढ़िया मूवी थी लेकिन लोग अपने वक्त से पहले वो समझ नहीं पाए, ताकि लोगों तक तब पहुंची नहीं थी चीजें वैसी। 7-8 किलो लूज कर लिया था उन्होंने उस ड्रेस के हाँ, लिए, बहुत दुबला हो गया था। काफी दुबले हो गए थे। अब वो दोबारा कह रहे हैं कि शायद आज वही कहानी अगर हम लोग दर्शकों के सामने परोसें तो वो चलेगी, हिट होगी। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि वो अनुभव ही बना सकते हैं। स्वीट आदमी हो। तो मतलब क्या है आप दोनों का रिलेशन? शाहरुख को आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे शख्स हैं? क्या वो स्टारडम से भरे हुए आदमी हैं, या वो बिल्कुल ऐसे दिल्ली के लौंडे टाइप ही हैं आज भी? लाइफ में तो दिल्ली के लौंडे टाइप के ही है। अच्छा। चॉइसेस, रहना, परिवार दोस्तों के बारे में सोचना, वो लौंडपन जिसको बोलते हैं वो तो है उसमें। और वो बहुत कुछ उसको प्रकृति ने दिया है, उसको लेके बहुत कृतज्ञ भी है और उसको एहसास भी है, पर समहाउ अपनी पूरी सफलता को अपने कंधे पे लेके नहीं चलता कभी। ओके। तो ये उसकी बहुत बड़ी बात है। तो मतलब मेरे लिए तो यही सौभाग्य है कि मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको फ़ोन कर सकता हूँ, मैं उससे बात कर सकता हूँ, वरना ऐसे लोग जीवन में मुश्किल से टकराते हैं। तो मुल्क आई, फिर आपने थप्पड़ बनाई, ऐसी कई पिक्चरें फिर डाउन द लाइन आई, फिर जिसमें भीड़ भी आई, अनेक आई, जो फ्लॉप हो गई। तो जब आप ये पिक्चरें बना रहे थे जिसमें से 3 अच्छा बिजनेस किया, अच्छी हिट रहीं, और 2 पिक्चरें नाकाम हो गई एक तरीके से अगर हम बोले, लेकिन वो कॉन्सेप्ट वही है कि लोगों को झकझोरना एक बार कि भाई ये भी चल रहा है इसी हिंदुस्तान में, है ना? तो जब वो चीज़ें नहीं देखी जाती तो कैसा लगता है एज अ राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर? वो लगना जो है उसके फेजेस होते हैं। फौरी तौर पे तो बुरा ही लगता है, दिल टूट जाता है, फिर धीरे धीरे जब आप आगे चलते हैं तो उससे उबर जाते हैं आप, फिर आपको रावण याद आती है कि वो रावण जिसने आपको 7 साल निष्क्रिय कर दिया था, शिथिल कर दिया था, वो 8 साल बाद अपने अचानक वो हिट हो जाती है। पता नहीं कहाँ से रावण वापस आई, मुझे पता नहीं। एक दिन अचानक मुझे किसी ने भेजा रावण इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, तो मैंने जाके देखा तो लोग अच्छी बातें कर रहे थे रावण के बारे में। तो मुझे लगा ये 8 साल बाद रावण के बारे में अच्छी बातें क्यों हो रही है। तो उसके बाद ये सिलसिला बन गया कि जब भी कोई वीएफएक्स की फिल्म रिलीज होती है तो रावण के बारे में बात होने लगती है।
तो मेरा ऐसा मानना है, जो जावेद साहब ने भीड़ देख के मुझसे कहा था कि आप भीड़ की चिंता मत किया कीजिए, ये आने वाली नस्लें देखेंगी, ये पिक्चर बहुत सालों तक देखी जाएगी। तो मैंने जावेद साहब पे भरोसा कर लिया कि मुझे सूट भी कर रहा था। अब जावेद साहब कह रहे हैं तो मतलब बहुत ही समझदार आदमी है, तो कुछ सोच के उनको बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने ऐसा मान लिया है कि ये दोनों फिल्में भी आने वाले समय में चलेंगी, रावण की तरह ट्रेंड करेंगी आने वाले, और बात होगी इन पे। जी हाँ, जी हाँ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है सर आपका, अभी क्या सोच रहे हैं? ये यात्रा करने के बाद सोचूंगा। मेरे पास हमेशा 8, 10, 12 कहानियां होती हैं, और उसमें से 3, 4 की स्क्रिप्टें होती हैं हमेशा, तो वो अभी भी है। और ये यात्रा खत्म होते होते मुझे कोई ऐसा लगता है कि एक ऐसा मुकाम आएगा जब मुझे अचानक ये आवाज आएगी कि ये वाली बना। अच्छा, तो मैं निकल पड़ूंगा। कहानियां पढ़ी हैं? कहानियां पढ़ी हैं, स्क्रिप्टें पढ़ी हैं। सर आप पिक्चर बड़ी जल्दी बना लेते हैं। हाँ, मतलब जैसे मेरे ख्याल से भीड़ आपने शायद 30 दिन में भीड़ की बात कर रहा हूँ, हर फिल्म 30 दिन के आसपास, 30 दिन के अंदर अंदर आप मोस्टली अपनी पिक्चरें बना लेते हैं। कैसे कर लेते हैं ये चीजें आप? वो गाना है, पिक्चर है आह का, छोटी सी ये जिंदगानी रे 4 दिन की जवानी तेरी, तो उससे मैं बड़ा डरा रहता हूँ कि जल्दी करो, खत्म करो, आगे बढ़ो। और उसमें एक्टर साथ दे रहे हैं। हाँ, कि हाँ, डेट्स हैं आपके पास, वो टाइम पे आ रहे हैं, सब खत्म हो रहा है और निकल जा रहे मैं हैं। काम ही नहीं करता ऐसे लोगों के साथ जो टाइम वाइम पे नहीं आते। कोई एक बुरा ऐसा कोई अनुभव? नहीं, जीरो। और मेरा दूसरा भी है कि कुछ ऐसे एक्टरों के साथ आप नाम मत लेवाइएगा, उनकी उम्र हो गई है तो नहीं बोलना चाहिए, दोस्त है, कि वो जल्दी सुबह नहीं आएगा। तो मैंने दिन बिठाया, मैंने पूछा कितने बजे आना है, तो उसने लिहाज में बोला मैं 11 बजे तक आ जाऊं। तो मैंने कहा नहीं 1 बजे आओगे, तो वो खुश हो गया, उसने कहा डन, बड़ा स्टार है। फिर मैंने कहा जाना कितने बजे है, तो बोला 9 o'clock, 8:39। तो उसको भी लगा कि 7 घंटे तो टाइम दूं, तो मैंने कहा 8, बट 1 to 8 your mind, you will come at 1 and you will not leave before 8। तो वो 12:30 बजे सेट पे रेडी, और फिर सेट से मेकअप वैन में भी नहीं आना। 1 से 8 सेट पे 21-22 दिन में काम कर लिया मैंने उसका पूरा काम। तो कुछ लोगों का क्या होता है ऐसा, कभी कभी कुछ लोगों के अपने वो होते हैं, क्वर्क्स होते हैं। एक्टर थोड़ा अलग प्राणी भी होता है, इसलिए वो एक्टर होता है। तो कभी कभी उनके थोड़े से नाज भी होते हैं, लेकिन उस नाज को सर पे नहीं बिठा सकते कि आप फिल्म बनाना असंभव हो जाए, तो वो नाज उठाने को मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन मेरे बनाने के तरीके में आपका नाज अगर फिट होता है तो सारा आंखों पर है। अगर आप कहते हैं कि मुझे रात को शूटिंग नहीं करनी है, तो कोई बात नहीं, मैं रास्ता निकाल लूंगा, मुझे आपके साथ ही काम करना है, बाकी सब आपका फैंटास्टिक है। ओके। और ये जो नए बच्चे हैं अभी बॉलीवुड में, नेपो तो किड्स है बोल नहीं, दे वैसे देते हैं। अभी 2 बच्चे आए हैं नए सैयारा में। बाकी सब बच्चे इन द सेंस की स्टार्स के बच्चे, हाँ, ठीक है, जिनको नेपो किड्स बोल देते हैं। हाँ, एक वक्त वो भी आया जब नेपो किड्स के इन एंड अराउंड कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो आपने ट्वीट कर दिया दैट कि आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम बॉलीवुड। हाँ। तो वो क्या बात, मतलब ऐसा क्या चीज ने आपको परेशान किया कि आपको लगा कि यार मैं अब बॉलीवुड में काम ही नहीं करूंगा? नहीं, मेरी बॉलीवुड से अपेक्षा थी कि कुछ ग्लेयरिंग सोशल मैटर्स थे जिस पर वो बात नहीं कर रहे थे। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कह दिया कि मैंने बॉलीवुड से रिजाइन कर दिया। तो मैं अभी भी बॉलीवुड में हूँ, लेकिन मैं एक छोटे से आइलैंड पे रहता हूँ। मेरा अपना एक छोटा सा आइलैंड है, ओके, उसी में रहता हूँ मैं, बहुत ज्यादा मेरा घुलना मिलना नहीं है। तो आपको लगता है जिन सोशल इश्यूज पे आप मूवीज बनाना चाहते हैं या पिक्चरें बनाना चाहते हैं, उसमें बॉलीवुड के जो बड़े बड़े लोग हैं वो सहयोग करने को तैयार हैं, या ये टफ है? बड़ी नहीं, मैं टचवुड, मैं किसी भी एक्टर के पास फिल्म लेके जाऊं तो वो एक्टर पूरे उत्साह से मिलता है मुझसे। फिर वो हम फिल्म साथ करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे आज तक उत्साह की कमी किसी एक्टर से नहीं मिली। अगर मैं किसी को बोलूं मुझे मिलना है, तो उसको भी उतनी ही जल्दी मिलना होता है। मतलब आपके लिए वो दरवाजे खुले हैं? हाँ जी, हर चीज के लिए? हाँ जी। बॉलीवुड, बॉम्बे हैज बीन वेरी काइंड टू मी। आई हैव बीन गिवन मोर देन आई डिजर्व।
फिर आप कंगना से क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? मैंने कब बोला? आप कह रहे हैं कि मैं कंगना के साथ काम नहीं कर सकता। किसने बोला? कभी नहीं बोला। आपका एक पॉडकास्ट था पीछे कभी जिसमें आपने नहीं बोला बोला। कि हमारे वैचारिक मतभेद हैं, इस वजह कभी से नहीं, कभी मैं नहीं। काम नहीं। मैं कितने वैचारिक मतभेद वालों के साथ काम करता हूँ। मेरे अपने घर के अंदर, मेरे परिवार के अंदर वैचारिक मतभेद है। तो क्या बहन भाई छोड़ दूंगा? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या किसी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से फर्क पड़ता है अनुभव नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, और होनी चाहिए। फिर तो फासिस्ट हो गए ना अपन। अगर दूसरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे तो आप फासिस्ट हैं। तो ऐसा कभी नहीं कहा। कंगना बहुत कमाल एक्ट्रेस है, बहुत कमाल एक्ट्रेस है। कोई 5 ऐसे एक्टर्स जो आपको बहुत बढ़िया लगते हो कि यार इनके साथ तो मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाया? देश विदेश में कि सिर्फ देश में? देश विदेश, जो आपको समझ आए। एक तो इरफान है, उसके साथ फिल्म नहीं बना पाया। मिस्टर बच्चन। विदेश में जाऊंगा तो खैर बहुत सारे हैं, एक्ट्रेसेस हैं। मेरिल स्ट्रीप है, फ्रांसिस मैकडॉर्मंड है, ओलिविया कोलमन है, सैंड्रा हुलर है। लिस्ट लंबी है। हाँ। आशाओं की आकांक्षाओं की बच्चन साहब के साथ क्यों नहीं कभी काम कर पाए, या कभी ऐसा मौका नहीं बना, या कोई ऐसी फिल्म थी या डेट्स नहीं थी या कुछ? मतलब एक बार टेढ़ा सा काम किया है, रावण में उन्होंने वॉइस ओवर किया था बट वो काम नहीं हुआ। क्या है, बच्चन साहब का जो पर्सोना है, जो उनका स्टारडम है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो एक खास किस्म की फिल्में ही उनको अपने अंदर समेट सकती हैं। और मैंने जिस किस्म का सिनेमा बनाया है पीछे, उसमें जैसे मुल्क जब लिखने चला था तो उनका नाम सबसे पहले दिमाग में आया था। फिर मुझे ऐसा लगा कि अमित जी को अपनी रक्षा के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कर लेंगे। मुझे एक ऐसे किरदार की तलाश थी कि जिसको लगे कि यार इसको बचा लो, कोई बचा दे इसको। तो फिर मैं ऋषि जी के पास गया। हालांकि शायद कमर्शियली वो बेटर डिसीजन होता अगर मैं अमिताभ बच्चन के पास जाता उस समय, लेकिन और मैं खुश हूं कि मैं ऋषि जी के पास गया। उसके अलावा आप मेरी सारी फिल्में देखेंगे तो कोई किरदार था नहीं जो उनके पास लेके जा सकता था। ठीक बात है आपकी। तो भी मन में है कि कोई ऐसा किरदार गढ़ा जाए जिसमें बच्चन जी समा पाए? हाँ, और अब वो धीरे धीरे मुश्किल ही होता जा रहा है, क्योंकि माशाल्लाह बहुत स्वस्थ हैं, भगवान करे शतायु हूँ। और लेकिन मेरा भी सिनेमा उसमें देखते हैं। इट वुड बी लवली टू। कौन बनेगा करोड़पति में बच्चे वाला भी वीडियो बहुत वायरल हुआ था, शायद देखा आपने नहीं भी मैंने। देखा हो। नहीं देखा आपने? मतलब उस वीडियो में किस तरीके से है, तो वो भी बच्चा ही, उसको दोष नहीं दिया जा सकता, अपब्रिंगिंग का मसला भी हो सकता है या कुछ भी XYZ कारण। लेकिन जिस स्टारडम के साथ वो वहाँ बैठे हैं उस चेयर पे, और जितनी मासूमियत के साथ वो उस बच्चे से तब भी डील कर रहे हैं, वो वाकई हमारे जैसे लड़कों के लिए भी एक सीख है कि यार हम लोग छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, और वो आदमी कहाँ बैठा है, नहीं बहुत और पेशेंस है, वहां से इतनी पेशेंस लेकर चलना। बहुत पेशेंस है हमको। कमर्शियल सिनेमा की बात आपने एक आर्टिकल लिखा था एक हिंदी न्यूज़पेपर के लिए, तो हम वो पढ़ रहे थे, जिसमें आप कमर्शियल सिनेमा पे बात कर रहे हैं कि कमर्शियल कुछ नहीं है, हम लोग उसे बना देते हैं कमर्शियल। आप ये भी बात करते हैं कि जो आंकड़े हैं पिक्चरों के कि ये 100 करोड़ में, 200 करोड़ में या 1000 करोड़ में मूवी बनी, वो आंकड़े फर्जी होते हैं, और जो पैसा आता है वो भी फर्जी होता है। किस बिना पे, मतलब क्या है ये पूरा इकोसिस्टम? आप मिठाई की दुकान खोलिए, ठीक है, आपने 20 लाख रुपए लगाए उसको सजाने में, और आप पूरे परिवार में, पड़ोस में, समाज में बोलते हैं कि 1.25 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। फिर आप रोज के 1.5 लाख रुपए की मिठाई बेच रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मैं 14 लाख रुपए की कल बेची, आज तो 27 लाख की हो गई, दिवाली आ रही है तो कल 42 लाख की होगी। ये है। तो मतलब आप कह रहे हैं सिर्फ हाइप क्रिएट की जाती है बज में बने रहने के लिए? और मेरा ये मानना है कि ऑडियंस का इससे क्या लेना देना है। आपको तो पिक्चर अच्छी लगी, नहीं लगी, इतनी सी बात है। तो वो क्या हुआ कि इन सब चीजों को हमने
और मैं खुद मतलब मैंने किया नहीं ऐसा कभी, लेकिन मैं खुद जोड़ता हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे समाज से आई। हमने ये किया, प्रेस को उसमें मजा आया, बड़े बड़े पोस्टर बनाते हैं 234 करोड़ 547 करोड़ व्हाटएवर, और फिर उसको संभालते रहते हैं। फिर धीरे धीरे पब्लिक भी इंगेज होने लगी उसमें। तो क्या एक्टर्स को वाकई 200 400 करोड़ की फीस मिलती है? नहीं, वो सिर्फ अखबारों में है, किस टीवी एक्टर की चैनल्स आपने पे 200-400 करोड़ की फीस पड़ी? अभी प्रभास के लिए जब पीछे उनकी बाहुबली हिट हुई थी, उसके बाद एक मूवी आई थी उनकी, उसके लिए कितना बज उठा कि प्रभास ने 200 करोड़ चार्ज किया है। तो किया भी होगा, आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ क्या ये आंकड़े सच होते हैं? अरे मैं बस कि 200 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है किसी को सिनेमा बनाने के लिए। पार्ले के सीईओ की फीस मालूम है, सैलरी मालूम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं मालूम है? मालूम होनी चाहिए आपको। अगर आपको प्रभास की फीस मालूम है बाहुबली की, हमें मालूम नहीं है, वो भी मीडिया से ही पता चलता है। हाँ, वो हमारी गलती है। हाँ, वो हमारी गलती है। क्या यह बात करनी है और क्या नहीं करनी है, इसमें हमारे यहाँ थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग को लेके थोड़ी सी समस्या है। वो जो असल रईस होता है ना, उसका ब्रांड यहाँ पे नहीं लिखा होता है। नया रईस होता है, वो ब्रांड लिखता है। चुप करके बैठिए ना, हिट हो गए ना, 500 करोड़ रुपए कमा लिया आपने, घर में रखिए, अगली पिक्चर बनाइए, अच्छी पिक्चर बनाइए, काम पे चलिए। अच्छा, मजे की बात है, ज्यादातर कंपनियां पब्लिक लिमिटेड भी नहीं है, कैसे स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाएगा, कुछ हो जाएगा, आई डोंट नो। मुझे आज तक समझ नहीं आया ये क्या है। यानी कि पिक्चर आने से पहले बस उसकी बस बनी रहे तो कोई भी ऐसा शगुफा छोड़ अरे दिया ये जाए। सब नंबर तो पिक्चर आने के बाद आते हैं ना भाई। सर, ये 200 करोड़ वाले तो पहले ट्रेलर के साथ ही शुरू हो जाते हैं। मैंने अखबार समाचार से नाता तोड़ लिया है, पत्रकारिता से मेरा विश्वास उठ चुका है। फिल्म के पत्रकार तो शायद अब हैं ही नहीं, तो मैं पढ़ता नहीं, पढ़ता हूँ तो मानता नहीं। मैं खुद इन्वेस्टिगेट कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। ये बहुत समस्या परिस्थिति है। अब आपने मिसाइलों पे लिखना शुरू कर दिया जी। क्या थॉट थी जब वो लिख रहे थे आप? मैं बहुत परेशान रहा 1.5-2 साल कि एक आदमी अकेला 1-1.5 लाख बच्चों को साल भर के ऊपर में मार डालता है। पूरी दुनिया का समाज उस बारे में कुछ नहीं कर पाता। तो मैंने कहा अगर हम लोग नहीं कर सकते तो मिसाइलें ही कुछ करें, अब वही रास्ता बदल लें। ऐसा एक ख्याल आया था मुझे। मतलब वो ये इस दौर में जो लोग जिंदा हैं वो सब उस घटनाक्रम के दोषी हैं, ऐसा मेरा मानना है। जितने लोग जिंदा हैं इस वक्त इस धरती पे, वो सब उस घटना के दोषी हैं। उन्हें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मैंने क्या किया जब गजा पे बम बरसाए जा रहे थे। युद्ध करिए आप लोग ना, कोई टेंशन नहीं है। 2 कंट्री ने डिसाइड किया कि हमें युद्ध करना है, बड़ी करिए। बच्चे नहीं मार सकते आप, हॉस्पिटल्स नहीं तोड़ सकते आप। बच्चे इस पृथ्वी का भविष्य है। तो सोचना पड़ेगा मिसाइलों को खुद। तो मिसाइलों को ही सोचना पड़ेगा, इंसान तो सोच नहीं रहा। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, जो अनुभव सिन्हा को सुनते हैं, जो आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं कि आप कुछ ऐसी चीज बताएंगे जिससे उनको लगे कि कुछ सुना? और मैं क्या बताऊंगा, मैं खुद भटकी हुई आत्मा हूँ। मैं खुद भटक रहा हूँ शहर दर शहर सत्य तलाश रहा हूँ कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। खुश रहिए, अच्छा कीजिए, अच्छा देखिए। मेरा तो ये सिद्धांत है कि आप जो मेरे साथ अच्छा करें मैं उसको देखूं, उसको अप्रिशिएट करूं। कुछ भूले भटके, कुछ बुरा हो गया हो आपसे तो उसको यहीं छोड़ के चला जाऊं। अच्छाई में विश्वास रहेगा तो मैं भी अच्छा करूंगा। यानी कि अगर अच्छा करेंगे तो अच्छी एनर्जी आपके इर्द गिर्द घूमती रहेगी और वही एनर्जी आपके लिए अच्छा करेगी। बस यही आपका मैसेज। सिंपल है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। ऑन दैट नोट इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन आशा रहेगी कि आप अगली बार भी आएँ ऐसी किसी यात्रा के दौरान, तो आप खबरगांव के स्टूडियो में दोबारा आएँ, हमसे बात करें और अगली बार कोई नई बातों पे बात होगी, चर्चा होगी। तो थैंक यू सो मच। तो ये थे अनुभव सिन्हा जी हमारे साथ। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अतरंगी बातचीत देखने के लिए समझदारी भरी देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।